अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 2024 जनवरी में जो जितने भी सवाल पूछे गए हैं पेपर फर्स्ट वालों के लिए, उन सारे सवालों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि लोनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई। पहला सवाल उसका ऑप्शन ए है कि 20,000 साल पहले, 60 से 50,000 साल पहले, 10,000 साल पहले या 40,000 साल पहले। अब जाहिर बात है, अब आप कहिएगा कि सर हमको तो ये पता नहीं है कितने साल पहले, हम तो ये पढ़े नहीं हैं। तो आप घबराइए मत, इसका जवाब खुद आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन को पूछने से पहले ऊपर में एक पैराग्राफ रहेगा, एक गद्यांश लिखा हुआ रहेगा, उसी में ये सारी चीज़ें, एक कहानी लिखा हुआ रहेगा, उसी कहानी में से आपको इन सवालों का जवाब उसी में छुपा हुआ रहेगा, आपको वहाँ से निकाल के यहाँ ऑप्शन में टिक लगाना है। तो 15 सवाल आपके ऐसे रहेंगे जो आपको ऊपर देख के नीचे जवाब देना है। बहुत आसान रहेंगे, 15 नंबर आपके पेडागोजी के होंगे। तो चलिए हम लोग पहले इन 15 सवालों को पहले हल करते हैं। तो पहले चलिए हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। में सबसे पहले लिखा हुआ है कि लोनार झील उन 4 झीलों में से एक है जो शिहाब साकिब के गिरने की वजह से वजूद में आई। किसके गिरने की वजह से? शिहाब साकिब के गिरने के वजह से वजूद में आई। क्या वजूद में आई? लोनार झील। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक, साइंसदानों के अंदाजों के मुताबिक लोनार झील, ये क्या है? लोनार झील 60 से 50,000 साल पहले वजूद में आई है। साइंसदानों के मुताबिक कितने साल पहले? 60 से 50,000 साल पहले वजूद में आई है। और इस झील का पानी खारा और नमकीन है। साइंसदान क्या कहते हैं कि इस झील का पानी क्या है? खारा और नमकीन है। आगे देखते हैं। यानी इसी वजह से, यानी कि पानी का खारा और नमकीन होने की वजह से इस पानी में कीड़े और मकोड़े नहीं पैदा होते थे। यानी पानी बहुत ज़्यादा नमकीन और खारा होने की वजह से उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होते थे। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर बाज़ जगह नमक जमा हुआ नज़र आता है। क्या जमा हुआ नज़र आता है? नमक जमा हुआ नज़र आता है। उसके बाद आगे लिख रहा है कि हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे से सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के फौजे और दरख्त पाए जाते हैं। झील के इस पार कई मंदिर और बुजुर्गों के मज़ार हैं। झील के उस पार का नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेता है। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ है और इसी में से आपको वहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ और यहाँ से हम जवाब ढूंढते हैं। सवाल से इस सवाल का जवाब ऊपर मिल ही गया होगा जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा कि लोनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई है? तो 50 से 60,000 साल पहले। इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। शिहाब साकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई? तो यहाँ पर लोनार झील, सोनार झील, बटकल झील या संजय झील। तो जिस अभी हम ये जो आप जब तक ऑप्शन पढ़ रहे हैं इस बीच आप ऑप्शन का जो है वो कमेंट में कर दीजिए ताकि इस तरीके से आपका भी जांच हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आप वहाँ पर जो पढ़े हम तो आपको कितना याद रहता है वो चीज़। तो शिहाब साकिब गिरने की वजह से लोनार झील जो है क्या है? वजूद में आई है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए आप लोग। झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं होते? क्या कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते थे? मेंढक कछुए, सांप बिच्छू या घास और आबी पौधे? तो झील का जो पानी है बहुत ज़्यादा नमकीन होने की वजह से उसमें कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। पास का मुतजाद क्या होता है? तो मुतजाद आप लोगों को बता दें, मुतजाद होता है जिद। जिद की जिद को ही क्या कहते हैं? मुतजाद कहते हैं। और जिद का मतलब होता है उल्टा। जिद का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी पास मतलब नज़दीक, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। किनारे की जमा क्या होगी?
किनारे की जमा किनारों, किनारातों, किनायात या किनायातें। तो किनारे की जमा हो जाएगा किनारों। क्या हो जाएगा? किनारों। किनारे की जमा किनारों। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है? अच्छा, यहाँ ऑप्शन कुछ गलत है, तो हम 2 ऑप्शन देते हैं आप लोग को, उसमें से आप लोग बताइएगा। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये ऑप्शन कुछ गलत आ गए हैं। तो एक मैं अपने से ये ऑप्शन दिया हूँ कि मिट्टी का ढेर जमा हुआ नज़र आता था या फिर नमक का ढेर जमा हुआ नज़र आता था। तो जाहिर बात है, पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा है तो नमक का ही ढेर नज़र आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको सवाल रहेगा ये। अगला सवाल, लोनार झील का पानी कैसा है? क्या मीठा और नमकीन है, नमकीन और भारी है, खारा और नमकीन है या खारा और बदमज़ा है? तो जाहिर बात है खारा और नमकीन था। क्या था? खारा और नमकीन था, तभी तो वहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े नहीं होते थे। किस वजह से नहीं होते? खारे और नमकीन की वजह से नहीं होते थे। इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। झील के उस पार का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है? मुसाफिरों का, सयाहों का, आम लोगों का या तालिब इल्मों का? तो झील के उस पार का जो नज़ारा है वो सयाहों का दिल मोह लेता है। किसका? सयाहों का दिल मोह लेता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलिए। झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं? सिर्फ 1 फीट के फासले पर, सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर, सिर्फ 1 मीटर के फासले पर या सिर्फ चंद कदम के फासले पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है तो आप लोग थोड़ा सा पैराग्राफ देख लीजिए यहाँ से ऊपर में। वहाँ सिर्फ 8-10 फीट, कितना लिखा हुआ है? सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के दरख्त पाए जाते हैं। फव्वारे, अच्छा ये फव्वारे और दरख्त पाए जाते हैं। और यहाँ पर झील का नज़ारा किसका? सयाहों का दिल मोह लेता है। तो इस तरीके से आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, अब भी एक और आपका रहता है, जो आपका एक नज़म दिया हुआ रहेगा। उसी नज़म में से फिर आपको सवाल इसी तरीके से ढूंढना है। तो चलिए पहले हम यहाँ नज़म पढ़ लेते हैं। पहले हिदायत में क्या है? नीचे दिए हुए शायरी हिस्सों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का इंतखाब कीजिए। तो शेर क्या है? हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, उफुक पर चमकने लगा महताब, परिंदे आशियाने में जाने लगे। आशियाना मतलब घोंसला। मवेशी भी जंगल से आने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे, किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हलक वो कंधे पे घर को चले। अच्छा, उठाकर हल वो कंधे पर घर को चले। तो ये आपका पूरा एक शेर है। इसी शेर से आपको फिर सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे फिर सवालों का सिलसिला। तो 10वां सवाल देखिए क्या पूछता है कि फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे? जवाहिर की सूरत, मोती की सूरत, शीशे की सूरत या हीरे की सूरत? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए फिर हम क्या करेंगे? ऊपर देखेंगे, यहाँ पर सितारे किसकी तरह चमकने लगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अंधेरा सा चारों तरफ छा गया और उफुक पर चमकने लगे महताब, फलक पर सितारे चमकने लगे। किसकी तरह? जवाहिर की सूरत दमकने लगे। किसकी तरह? जवाहिर की सूरत दमकने लगे। तो जवाहिर की सूरत, किसकी सूरत? जवाहिर की सूरत। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। फलक की जमा क्या होती है? अफलाक, अफलाकीन, अफलाकान या अफलाकातें? तो फलक की जमा अफलाक होती है। क्या होती है? अफलाक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। फलक पर सितारे क्या करने लगे? फलक पर सितारे लगे, झेल में लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। निकलने, चमकने, आने या जाने? तो फलक पर सितारे चमकने लगे। क्या करने लगे? चमकने लगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। कौन पश्चिम में जाकर डूब गया? क्या महताब, आफताब, सैयारा या सितारा?
तो आफ़ताब डूबता है। कौन डूबता है? आफ़ताब डूबता है, यानी कि सूरज पश्चिम में जाकर डूब गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। शाम होने पर परिंदे कहाँ जाने लगे? क्या पेड़ों पर, आसमानों पर, आशियाने में या खेतों में? तो शाम होने पर परिंदे आशियाने में जाने लगे। कहाँ पर? आशियाने, यानी उनका घर और घोंसला वही आशियाना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया? अंधेरा छा गया, तारीकी, सन्नाटा या खामोशी? तो शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ, तो आप लोग देख सकते हैं, हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। कि किसके तरह? अंधेरा सा। क्या? अंधेरा सा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। यहाँ तक आप लोगों का जो गद्यांश और पद्यांश वाला जो आपका ये सेक्शन था, यहाँ तक खत्म होता है। अब इससे आगे आप लोगों का जो होगा वो पेडागोजी होगा। क्या होगा? पेडागोजी का है सवाल। अब आप लोगों को इसको सवाल करना है, तो चलिए शुरू करते हैं अब पेडागोजी। कौन दुरुस्त नहीं है? नज़म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीक़े हैं। यानी नज़म, गीत गाना, गुनगुनाना ये सब क्या है बच्चों के लिए? लफ्ज़ियात के इजाफे का तरीका है, लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना, तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना, या जुमलों की वज़ा क़ता दुरुस्त करना और इजहार में इजाफ़ा करना। यानी ये जो गुनगुनाना, नज़म ये करना, ये सब किस लिए, ये किस बच्चों के लिए, ये कौन सा तरीक़ा है? तो ये करता है क्या? जुमलों की वज़ा क़ता दुरुस्त करना और इजहार में इजाफ़ा करना, उसके लिए ये चीज़ किया जाता है, ये एक्टिविटी किया जाता है। इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, 17वां सवाल, कि प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने का इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? यहाँ पर क्या कह रहा है? कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कुतुब खाना को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि अब क्या है? आमोज़गार अदब अतफ़ाल की मतनूअ असनाफ़ से मुतारिफ़ हो सकते हैं। बिल्कुल है, जो बच्चा सीखने वाला है, आमोज़गार है, वो क्या कर सकता है? अतफ़ाल की मतनूअ असनाफ़ से मुतारिफ़ हो सकते हैं कि कौन सी सनफ़ नहीं है, वो हर चीज़ पता कर सकता है। ऑप्शन ए सही है। किताबों के साथ मसरूफ़ियत का सरगर्म माहौल है, बिल्कुल सही है। असातिज़ा और दूसरे बालिग़ हज़रात कुतुब खानों में पढ़ने के नमूना जाती किरदार का मुज़ाहरा कर सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, में दरसी किताबों की बुलंद खानी नहीं, कुतुब खाने के अंदर बुलंद खानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ हमारा गलत है, जो कि ऑप्शन सही यही है हमारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि गलत यहाँ पूछा ही गलत है, नेगेटिव वाला, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। खांगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए? सूदियाती आगाही और रवानी, मालूमात लफ्ज़ियात और पैटर्न को पहचानना, डिकोड करना और ज़ुबान की तफ़हीम, या सेहत और सूतियाती तफ़हीम। तो खांगी के हसूल के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए? तो डिकोड करना और ज़ुबान की तफ़हीम। किस में दस्तरस होनी चाहिए? डिकोड करना और ज़ुबान की तफ़हीम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। क़वाइद के मौज़ू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? मुनासिब तरसील को पेश करना, क़वाइद के मौज़ू उसूल को बाहिर लाना, तरसील में मश्क करवाना, या उसूलों को याद करके क़वाइद की आमोजिश। तो याद करने वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मुनासिब तरसील को पेश करना, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद क़वाइद के मौज़ू, अच्छा यहाँ कौन दुरुस्त नहीं है, कौन दुरुस्त नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन फोर्थ ही आपका गलत है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप। खांगी में तदरीस का वो तरीक़ा जो हर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर ज़ोर देता है, वो क्या कहलाता है? कुल लिसानी तरीक़ा, क़वाइद का इतलाक़, हालात तरीक़ा, या सूती तदरीस? तो यहाँ पर क्या बोला है?
हर्फ और आवाज़ के माबैन, हर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर जोर देता है, तो ये आपका सूती तदरीस होगा, क्योंकि सूत के मानी होता है आवाज़। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक उस्ताद तीसरी जमात के तलबा से कहता है कि वह इसमें नकेरा के मुतालिक, किसके मुतालिक, इसमें नकेरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मियाँ क्या होती है? ज़ुबानी रवानी की मशक़ के लिए, या इंज़िबाती ज़बानी मशक़ के लिए, या आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए, या खामोशी से सुनने के लिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंज़िबाती ज़ुबानी मशक़ के लिए। इंज़िबाती ज़ुबानी मशक़ मतलब ये होता है कि उसमें कवायद को समझ समझ करके वो बच्चा क्या करेगा, इसमें नकेरा के मुतालिक सवालात लिखेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग का कैरियर बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? क्या इन किताबों के मुसन्निफ़ अदब अतफ़ाल की दुनिया में मशहूर मुअज़्ज़ज़ हैं? बिल्कुल, सबसे पहले इसी बात पर गौर करना चाहिए कि हम जिस मुसन्निफ़ की किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो जो मुसन्निफ़ है वो अदब अतफ़ाल की दुनिया में मशहूर है कि नहीं है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। दर्ज झेल में से कौन सा तरीक़ा आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़ुबान के इस्तेमाल के हसूल में मुआविन होता है? फ़ितरी तरीक़ा, तरसील तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, या समई लिसानी तरीक़ा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तरसील तरीक़ा। कौन सा? तरसीली तरीक़ा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्कबुक बदलने और अपने साथी के काम को जांचने के लिए कहता है। इस काम का मकसद क्या है? तौसीई मुताले से मशक़ करने के लिए, नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मशक़ देना, या साख्तों का इंज़िबाती मशक़ देना, या जौलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जौलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बच्चे बुनियादी सतह पर आमोज़िश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब उस्ताद के बाद गाते हैं, या जब मुख्तलिफ़ हवास के बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, या अपने कापी में हरूफ पर हाथ फेरते या बार बार लिखते हैं, या जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हुर्की महारतों को फ़रोग़ देने पर होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि जब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं तभी बच्चे एक्टिवली सीखते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, है ना। जब मुख्तलिफ़ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपना काम टीचर को जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व क़ित्इयत चेक करता हूँ। लिखने की सतह पर तालिब इल्म है। क्या मौसूदा तैयार करता है, मौसूदा दोबारा तैयार करना, या प्रूफ पढ़ना, या हम जौलियों के ज़रिए तय्युन क़दर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि प्रूफ पढ़ना, यानी कि वो जो किया है तो वो काम सही है या नहीं है, उसी को ये क्या कर रहा है? प्रूफ कर रहा है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। दर्ज झेल में से कौन सा तरीक़ा ज़ुबान की क्लास में मकामी ज़ुबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता है? क्या फ़ितरी तरीक़ा, तरसील तरीक़ा, रास्ता तरीक़ा, या समई लिसानी तरीक़ा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि रास्ता तरीक़ा। कौन सा? रास्ता तरीक़ा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ़ तदरीसी आमोज़िशी मवाद यानी TLM इकट्ठा करना चाहता है। TLM के इंतखाब का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है? मुनासिब नहीं है तो ये नेगेटिव, सवाल ही नेगेटिव वाला पूछा है। TLM मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मेथड होता है। तो ये सवाल ही पूछा है नेगेटिव वाला कि भाई कौन नहीं है मुनासिब। तो पहला सवाल, नतीजा मवाद इस उम्र के बच्चों के लिए जाजिब और महफूज होना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आप मवाद बना रहे हैं, TLM बना रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? जाजिब और महफूज होना चाहिए। दूसरा है कि नतीजा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चों को तहक़ीक़ और तजस्सुस का मौका फ़राहम करे। बिल्कुल, आप ऐसा TLM बनाइए, टीचिंग लर्निंग मेथड बनाइए कि उससे क्या हो, बच्चों के अंदर उस चीज़ को जानने का क्या हो,
क्यूरियोसिटी पैदा हो, यानी कि तजस्सुस पैदा हो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि नतीजा मवाद को तरजीहन मकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मकामी तौर पर दस्तयाब होता कि बवक्त ज़रूरत आसानी से बदला जा सके। यानी ऐसा TLM बनाए हो, ऐसा टीचिंग लर्निंग मेथड बनाए हो कि उससे क्या कि मकामी तौर पर वो चीज़ दस्तयाब हो। कोई अगर कभी उसमें कुछ फेरबदल करना हो तो आप आसानी के साथ उसको फेरबदल कर सकते हो। तो ऑप्शन सी भी सही हो गए। ऑप्शन फोर्थ में है कि नतीजा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, उसे कुछ खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले ना। ये आपका सही नहीं है, ये आपका नेगेटिव वाला है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। अगला सवाल, एक शमूलियती खुश आइंद और पिट माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? याद रहे कि इस माहौल को कौमी दरसियात के खाके में बयान करदा महारतों के फ़रोग के उत्सव में बच्चों की शिरकत की तायद करने वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बात है, इंडोर सरगर्मियों को मुनाकिद करना और सख्त धूप में उनके बाहर इनेकाद से बचना। उसके बाद क्या है, आमोज़गारों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती पर ख़ास तवज्जो देना, या तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुजाहरा करना। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुजाहरा करना। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्जे झेल में से कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के लिए उसूल में शामिल नहीं है? दरसियात के उसूल, कश के उसूल, ठोस के उसूल या टेक्नोलॉजी के उसूल। तो यहाँ पर क्या है, दरसी किताब तैयार करने के लिए को ये यहाँ पर ठोस का उसूल जो ये शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप लोगों के सवाल यहीं पर ख़त्म होता है। उर्दू में 30 सवाल होते हैं, तो 30 का 30 सवाल आपका यहाँ पर हल हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।